वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बच्चों अपने एपिसोड नंबर 5 के बारे में, जो कि टॉपिक है हमारा पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, यानी सत्ता की साझेदारी और संघवाद के बारे में। डीएलएड की प्रिपरेशन है, एसएसटी का सेक्शन कवर अप कर रहे हैं। पॉलिटी जो है हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो ये वाले जो हमने एपिसोड थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी कंप्लीटेड है, और आज हमारा टॉपिक ये वाला है फिफ्थ। देन उसके बाद 3 रह जाएंगे तो हमारी पॉलिटी कंप्लीट। उसके बाद हम थोड़ा तेजी पकड़ेंगे। चलिए फिर बिना किसी देर के साथ शुरू करते हैं। चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश से भारत में संघीय ढांचा प्राप्त किया। सबसे पहले बच्चों जो पावर शेयरिंग है और जो फेडरलिज्म है, ये दोनों टॉपिक एक साथ इसलिए रखे गए क्योंकि ये रिलेवेंट है एक दूसरे के साथ। फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग, जी हाँ बच्चों, 9th और 10th में आपको इसका ज्यादा पढ़ने को मिलता है और 11-12 में भी आप कहीं ना कहीं पढ़ते ही रहते हो। तो सबसे पहले बात है कि हमने कहां से अडॉप्ट किया, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें ना बोरो की, उधार की, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, है ना। तो हमने ये वाला जो फेडरल स्ट्रक्चर था वो कहां से लिया है वो आपको बताना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कवर करके जाने हैं। अमेरिका नहीं हो सकता, आयरलैंड वैसे भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वैसे भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा कनाडा। यहां से हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया। सवाल यहां पर आता है ये फेडरल होता क्या है, मतलब संघीय ढांचा क्या होता है। आपने एक चीज नोट करी होगी कि यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे और साथ ही यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो रन होती है। सरकारें अलग अलग तरीके से काम करती है। केंद्र की सरकार अलग होती है और राज्यों की सरकारें अलग होती है। केंद्र की केवल एक सरकार होती है जो कि हम अपने एमपीज को चुनते हैं, ये सभी एमपी एक नेता का चुनाव करते हैं जिसे पीएम कहा जाता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के सदस्य अपने नेता का चुनाव करते हैं, तो वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। हालांकि उसे उसकी पार्टी जीती होना जरूरी है। उसी तरह बच्चों जब एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के सदस्य मिलकर किसका नेतृत्व करते हैं, वो सीएम का करते हैं, चीफ मिनिस्टर का। सरकार एक नहीं होती, एक से ज्यादा होती है, लेकिन पीएम एक ही होते हैं देश के अंदर। तो आप देखोगे संघीय ढांचे के अंदर कुछ शक्तियां पीएम के पास है, यानी कि हमारी सेंटर के, और कुछ शक्तियां स्टेट के पास है। क्लियर। इसके अलावा एक और प्रोविजन जोड़ा गया था 73 एंड 74 अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसमें क्या था कि अर्बन के अंदर नगर पालिका और रूरल के अंदर पंचायत, एक और व्यवस्था लाई गई थी जिसे हमने लोकल गवर्नमेंट का नाम दिया था। तो इसे तीसरे अंग में जोड़ा गया था। अब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे अलग अलग सरकारें काम करती है। ये सारा का सारा हमारा संघवाद है। क्लियर। चलिए, संघीय सरकार, जहां सरकार का शासन एकात्मक व्यवस्था हो नहीं सकता, सिंगल पावर यहाँ पे नहीं है। 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार एब्सोल्युटली यहाँ पर होती है। 1 और 2 सही वैसे नहीं होगा और 1 और 2 दोनों गलत वैसे नहीं होगा, क्योंकि आंसर बी हमारा बिल्कुल सही है। मैंने आपको इतना सारा बता ही दिया। भारतीय संघीय ढांचे में शामिल है क्या। देखिए, केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा हो जाता है। उसके बाद है बैंकिंग व्यवस्था इनमें से किस सूची में आती है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है। तो ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। राज्य सूची में नहीं आती तो इसका मतलब वो समवर्ती सूची में भी नहीं आएगी। तो समवर्ती में राज्य और संघ दोनों शामिल होता है, तो इसी वजह से ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो बैंकिंग जो है फाइनेंस से रिलेटेड ज्यादा इसमें काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी, संघ सूची में इसका रोल ज्यादा होता है। उसके बाद शिक्षा जो व्यवस्था है इनमें से किस में आती है, एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन के ऊपर जो पॉलिसी लगाई जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी लाई जाती है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी लाई जाती है। तो यहाँ पे संघ का भी काम होता है और राज्य का भी काम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों ऑल ऑफ द अबव सही नहीं हो सकता, लेकिन समवर्ती बिल्कुल सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये किसकी तरफ से लाएगी बच्चों, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाएगी, है ना। तो यहाँ पे शिक्षा का काम, शिक्षा में बदलाव, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट। और कुछ स्टेट ऐसे ऐसे जिन्होंने अपने यहाँ के रूल अलग तरीके से निकाल रखे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब एक और चीज है, विवाह व्यवस्था इनमें से किस सूची में आती है। तो विवाह के ऊपर कौन काम करता है ज्यादा। देखिए, संघ सूची भी काम करती है, मतलब रूल निकालती है मैरिज सिस्टम से रिलेटेड। जैसे भी आपने देखा होगा 18 साल से 21 साल एज कर दी गई,
18 साल से 21 साल लड़कियों की उम्र कर दी गई और लड़कों की और बढ़ा दी गई। और पहले ये था कि लड़कियां 18 साल के बाद कर सकती है और लड़के 21 साल के बाद, तो अब क्या हो गया, लड़कियां 21 साल के बाद कर सकती है। तो ये कौन कानून लाया, ये हमारा संसद के द्वारा लाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया, और राज्य को भी अधिकार होता है विवाह के ऊपर व्यवस्था बनाए रखने का। तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोनों का, यानी समवर्ती सूची। आर्टिकल नंबर 371A इनमें से किस राज्य के लिए विशेष व्यवस्थाओं का प्रबंध करता है? यानी जैसे आपने जम्मू कश्मीर का नाम सुना होगा, वहां पे आर्टिकल नंबर 370 था, तो वहां का अपना एक झंडा था, पहले वहां के लोगों को स्थायी दर्जा दिया था, कोई बाहर से आके वहां पे नहीं रह सकता था। तो आर्टिकल नंबर 370A के अंदर भी कुछ मिला जुला ऐसी ही फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती है। तो ये जम्मू कश्मीर हो नहीं सकता, बिहार का नाम वैसे नहीं आएगा, मध्य प्रदेश आएगा नहीं, तो वो नागालैंड। नागालैंड हमारा एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। कहां पर, अगर मैं ये मैप बनाता हूं तो इस साइड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो इसका जरा ध्यान रखना। हालांकि 371A से लेकर जी तक अलग अलग स्टेट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, और अगर आर्टिकल 370 आएगा तो इसके अंदर महाराष्ट्र और गुजरात का भी नाम आ जाएगा, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। भारत की कौन सी राष्ट्रभाषा है? ये हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। लेट्स सी कि कितने बच्चों को पता है, बाकी अगले क्लास में तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। आगे है कि राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष लागू हुआ था? तो ऑप्शन है आपके सामने 1954, 52, 56 या 58। देखिए 54 हो नहीं सकता, 2 और 6 में कंफ्यूजन है, बट एग्जैक्ट जो है लागू की बात हो रही है तो 1956 में हुआ था। उस समय 14 यूनियन टेरिटरी थी, और माफ करना 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। और अगर अब देखें तो 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। 9 यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन 2019 में बच्चों दादर नागर हवेली, दादर नागर लिख देता हूं, और दमन द्वीप, इसको मर्ज कर दिया गया, तो एक नाम से जाना गया। तो जो पहले 9 थी अब वो 8 होगी, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, संघीय सरकार की एक विशिष्ट विशेषता है कि सरकार राष्ट्रीय प्रांतीय सरकारों को कुछ शक्तियां देती है ना। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच वितरित किए जाते हैं? नहीं। निर्वाचित अधिकारी सरकार में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं? नहीं। सरकारी शक्ति सरकार के विभिन्न स्तरों पर, संघवाद की विशेषता ही क्या है? अलग अलग स्तरों पर। वो कौन कौन से लेवल होंगे? सेंट्रल अलग होगा, स्टेट अलग होगा, इवन लोकल अलग होगा, ठीक है। इनके अपने अपने रूल होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन। पुलिस प्रशासन इनमें से किस सूची में आएगी? देखिए, अगर कोई स्टेट के अलावा कोई दूसरा है, यानी यूनियन टेरिटरी है, तो पुलिस ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। लेकिन अगर जब स्टेट की बात आएगी और वो स्टेट फुल स्टेट होगा, फुल स्टेट यानी कि जहां पे उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला होगा, कौन से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला होगा, तो ऐसी सिचुएशन में राज्य सूची में पुलिस प्रशासन आएगी। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल है, लेकिन केजरीवाल के अंडर में दिल्ली पुलिस नहीं आती, वो गृह मंत्रालय के अंडर आती है। यानी कि वहां पे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यक्ति बैठाया रखा है, एलजी जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, उपराज्यपाल, उसके अंडर में आएगी। एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगी। लेकिन अगर वैसा कोई फुल स्टेट है तो उसके अंदर राज्य सूची, पुलिस प्रशासन, ये दोनों इनका रोल रहता है। चलिए, कृषि सिंचाई व्यवस्था इनमें से किस सूची में आती है? देखिए, कृषि सिंचाई व्यवस्था मुख्यतः तौर पे अगर हम इसकी बात करें तो ज्यादातर ये हमें राज्य सूचियों में देखने को मिलती है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। विदेशी मामले, देखिए विदेशी मामले है तो राज्यों का कोई काम नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर संघ सूची का ही काम हो गया। तो फॉरेन अफेयर जो भी सारी चीजें होती है, संचार और मुद्रा, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड ज्यादा आता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली ये भी संघ सूची में ही इसका नाम ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका को किस वर्ष इंडिपेंडेंस मिली थी? 1947 में इंडिया को मिली थी, 1948 में श्रीलंका को मिली थी। कथन स्पष्ट करना है। कथन ए है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए प्रॉफिटेबल है भैया, ऑब्वियसली है। डैश, और दूसरा है कि इससे सामाजिक समूहों में टकराव का आदेश घटता है। यस, क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट रन होती है, तो लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग वो काम करती है। तो केवल ए सही है और बी गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ए और बी दोनों सही है, ये देखते हैं अभी। ए और बी दोनों गलत हो नहीं सकती, और ए गलत बी सही ये हो नहीं सकता। तो
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बस ये छोटे से टॉपिक थे बच्चों, फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग, ये समझने वाले टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो गिने चुने क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं एज पर द एनसीईआरटी रिसोर्सेज। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके लिए इंक्लूड किए गए। अगर मेनली इस लेसन से या इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो ये पूछा जाएगा कि राज्य सूची में कौन से आते हैं और केंद्र सूची में या फिर समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं। यही आपका इस लेसन के अंदर मेन टॉपिक निकल के आएगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए मैंने आपके लिए लिमिटेड करवा रखा है, क्योंकि बेसिक लेवल आपका पूछा जाएगा, मॉडरेट होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।